हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी दिलचस्प बात कही है अब से थोड़ी देर पहले खिताब करते हुए, अपनी हुकूमत की खूबी बयान करते हुए। उन्होंने कहा कि मीडिया जितना आज़ाद आज है इतना पहले कभी आज़ाद नहीं था, और साथ ही शिकवा भी किया। उन्होंने कहा 70% जो टॉक शोज़ होते हैं वो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। ये भी कहा कि उनकी हुकूमत ये चाहती है कि मीडिया सच लिखे। हम आज के प्रोग्राम में सीनियर तज्ज़ियाकारों से जानेंगे कि क्या मीडिया सच लिखता है या नहीं, और क्या हुकूमत की तारीफ़ करना ही सिर्फ महज सच कंसिडर किया जाता है और मीडिया की ड्यूटी सिर्फ यही है कि हुकूमतों की तारीफ़ें की जाएँ। इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं आज, क्योंकि हमारा वीकली राउंड अप है तो हफ्ते भर होने वाली सारी खबरें, इंतखाबी इस्लाहात और EVM का जो मामला है इसका जिक्र आप काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं। इसमें अहम एक मोड़ ये आया है कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हमारी EVM पर अगर एतराज़ है तो अपनी बना ले या बाहर से मंगवा ले, कोई मसला नहीं है इसमें। देखते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन इस ऑफ़र के ऊपर किस हद तक ध्यान देगा, और अपोजिशन जो मुल्क की इसके ऊपर तनकीद करी थी उनका क्या रिएक्शन इस मामले के ऊपर आता है। दूसरी तरफ चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत का मामला इस वक्त सियासी हलकों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। कुछ दीगर इशूज़ भी हैं उनका भी, बैनुल-अक़वामी महाज के ऊपर जो मामलात हैं। हुकूमत के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बड़ा एहतजाज किया है बरतानवी क्रिकेट बोर्ड के साथ कि उन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया, पाकिस्तान से ताल्लुकात की ख़राबी है। इसमें अब सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ वज़रा की तरफ से आकर इसको दो मुल्कों का मामला और साजिश क्यों बना दिया गया था एक ऑफिशियल रिएक्शन आने से पहले ही। इन सब मामलात के अराउंड आज का प्रोग्राम होगा हमारा, और इसके लिए हमने बड़े मेहमानों को दावत दी है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, मुबशिर ज़ैदी साहब और आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगाज़ मुर्तज़ा साहब आपसे करना चाहूँगी, आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो लेटेस्ट बयान है उसके ऊपर 70% प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये जो टॉक शोज़ होते हैं वो हमारे ख़िलाफ़ होते हैं। तो अगर जो बाकी के जो 20% है जो तारीफ़ी हक़ में होते हैं वो अगर टोटल कुल मिला के 100% हो जाए तो क्या इस मुल्क के सारे मामलात और मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, मुझे हैरानी इमरान खान के हैरान होने पर है, क्योंकि अगर वो खुद कहते हैं कि 70% TV प्रोग्राम और अखबारों का भी उन्होंने शिकवा किया, बात यह है कि जो मीडिया का 3 साल में इन्होंने हाल किया है, जो अखबारों के साथ किया है, जो सहाफ़ियों से किया है, सैकड़ों लोग निकाले गए हैं, बहुत सारे जो है उनके TV प्रोग्राम करने पर पाबंदी है, कई लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, और उनकी बाजियाबी जिस अंदाज से हुई आज तक पता नहीं चला कि उनको क्या हुआ। अभी 3 दिन पहले ही कराची से एक सहाफ़ी को उठाकर ले गए। तो जो इंटरनेशनल मीडिया की जो इदारे हैं वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं। इस सब के बावजूद, इतनी तमाम तर जो कोशिशें हैं उसके बावजूद भी 70% अगर प्रोग्राम इनके ख़िलाफ़ हैं तो वो उसका दोष जो है वो अपने आप को ही दें। अगर सारे चैनल बंद भी कर दें, अखबार भी बंद कर दें, तो आप जो सड़क पे चले जाएं, कोई भी चले जाए, हमारे दोस्त किसी भी शहर में आम लोगों से पूछें कि वो कितने खुश हैं तो वो बता देंगे। तो ये गिला जो है जी, वो सिर्फ मीडिया से ना करें, वो पाकिस्तान के अवाम से करें जो उनसे ना खुश हैं। जी आमिर साहब, आए रोज़ वज़रा जो है वो तो मीडिया को बताते हैं कि उनको अपना काम और रिपोर्टिंग कैसे करनी है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया है, नून लीग का दौर था, हम खबरें पढ़ा करते थे और हमारी नॉन स्टॉप PTI के धरने की कवरेज के लिए जो है वो ड्यूटीज़ लगा करती थी, तो पूरा दिन लाइव कट चलते थे जब धरना चल रहा था PTI का। तो ये जो मामलात और शिकवा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये दुरुस्त है क्या? ये इस तरह पेश मीडिया सिर्फ उनके साथ ही आ रहा है या पहले भी ऐसा होता रहा है, और क्या ये बड़ा मसला है? इसके 2-3 पहलू हैं। पहला तो ये कि जब मीडिया सब पे तनकीद करता है तो कोई अगर हम पर तनकीद करे तो हमें बड़ी खुशदिली के साथ हम अपना काम करते रहें, जो हमारा काम है तनकीद करना, हक़ाइक़ को पेश करना, और जो हमारे मतलब है कि जो तनकीद करते हैं वो अपना काम करें। तो इतना मतलब है कोई आसमान नहीं टूट पड़ता अगर कोई कहे कि जी मीडिया जो है वो जिम्मेदाराना किरदार अदा नहीं कर रहा। फिर दूसरी बात ये कि अगर आप अपने मीडिया का इस वक्त पेश मंजर देखें, मंजरनामा देखें, तो उसमें आपको नजर आएगा कि वाकई हमारे यहाँ जिस तरह की सहाफत हो रही है तो उसमें सनसनीखेजी जो है वो बहुत गालिब है।
उसमें आप देखें कि हमारी जो पूरे टॉक शोज होते हैं या हमारी हत्या की खबरें भी हम बयानात के ऊपर जो है तज्जिया करते रहते हैं, वो हक़ाइक़ खबर नहीं होती, कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं होती है हमारे पास, हमारे यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्री टीवी पे नहीं दिखाई जाती, हमारे यहाँ पैकेजेस भी अब बहुत कम बनने लगे हैं। तो अमूमन जो होता है वो बयानात के ऊपर हम उसका तिया पैंचा करते रहते हैं, यानी कि जो भी कहते हैं ना कि शोर बहुत कथा कलामी की माजरत आमिर साहब, ये तो हकीकत है। ये आमिर साहब सॉरी मैं आपसे कह रही हूँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन हम कंपैरिजन अगर माजी की, क्योंकि मुल्क को इस वक्त बहुत सारे और मसाइल दरपेश हैं, ट्विटर पैगामात और मीडिया को क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे बढ़कर, तो यहाँ पर तनकीद की वो बात कर रहे हैं। तो तनकीद तो माजी पीपल्स पार्टी के साथ क्या होता था, नून लीग के साथ क्या होता था, इसका कंपैरिजन अगर करें हम तो नहीं, मैं इसी तरफ आ रहा था। देखिए, पहली तो बात ही कि हमारा जो कुछ कंडक्ट है वो आइडियल नहीं है, और अगर उसका आप तकाबुल करें तो यकीनन लोग बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं कि जी आपने अच्छा काम नहीं किया, या अगर कोई मतलब है वो है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के साथ भी बहुत ज्यादती की गई है। आप याद करें माजी में इसी तरह रहा है कि हमारे यहाँ जो है मीडिया जो है बहुत ज्यादा एजेंडा ड्रिवन है, और क्योंकि एजेंडा ड्रिवन है उस पर सोने पे सुहागा सोशल मीडिया आ गया है, और सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि उसमें तो बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ाद किस्म की आज़ादी है। लोग हत्या के गालियाँ लिखते हैं, लसानी नफरतें पैदा कर रहे हैं, वो जनाब फिरका वारियत को जो है हवा दे रहे हैं, तो बहुत सारी मनफी बातें हो रही हैं। तो हुकूमत का, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हुकूमत पे तनकीद एक बहुत ही छोटा सा पहलू होता है हमारे उस पूरे उसका जिम्मेदारियों का। तो उस हवाले से मैं नहीं समझता कि हमारा मीडिया का जो रोल है, मैं समझता हूँ कि जब से मैं 2008 से मैं देखूँ, 9 से देखूँ, तो उसके अंदर एक तरह का ये एक मसला है हमारे साथ। और हम जो प्रोफेशनल्स हैं, हमें चाहिए कि जहां पर हम दूसरों पे तनकीद करते हैं तो खुद तनकीदी भी करें। सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है अफसर साहब बड़ा जरूरी होता है अपने आप को बेहतर करने के लिए, और उसमें नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज नहीं होना चाहिए कि कोई अगर हमें आईना दिखाए, ठीक है, और हमारा जो काम है, अगर हम समझते हैं कि हम जो तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पे हक़ाइक़ पे मबनी, बिल्कुल डट के करें। मैं एक और बात कहूंगा कि हमारे एक बड़ा इंप्रेशन बना दिया गया है कि जी पाकिस्तान में बिल्कुल ही सहाफत का और आज़ादी का गला घोट दिया गया। माफ कीजिएगा, ऐसी सूरत हाल नहीं है। आप तकाबुल दो तरह से करते हैं कि तारीखी एतबार से आप देखते हैं कि हम 1960 के मुकाबले में, 70-80 की दहाइयों के मुकाबले में, हत्ता कि जो नवाज शरीफ साहब का सुनहरा दौर जब दूसरी हुकूमत थी उसके मुकाबले में बहुत आगे बढ़े हैं। हम अगर अपने जैसे पर कैपिटा इनकम के ममालिक से अगर तकाबुल करें, हम अपने रीजन में देखें, भारत से देखें, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, मिडल ईस्ट जो 54 कहते हैं 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, हम बड़ा आज़ाद मीडिया है हमारा। तो अगर 100 नंबर है हमारी मीडिया की आज़ादी के, मैं समझता हूँ 80-90% तो हम लोग बात कहने में आज़ाद हैं। 10-20% के इशूज होते हैं दुनिया के हर मुल्क में। हॉलो को वो आप मगरिब में भी कुछ उनके वो हैं। अभी एपी के एक साहबी को निकाल दिया गया था चंद माह पहले, क्योंकि उसने पैलेस्टीनियंस के हक के अंदर ट्वीट्स किए थे। तो हर मुल्क के नॉर्म्स होते हैं, हर जगह पे कोई ना कोई इशूज होते हैं। जी बिल्कुल, मैं जैदी साहब, एक तो ये बात कि हम, और जो बात आमिर साहब कह रहे हैं, हमने इस प्लेटफॉर्म से भी मुख्तलिफ शोज़ हमारे कॉलीग्स भी करते हैं जिसके अंदर हम खुद मीडिया कैसा काम कर रहा है, हम लोग सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, इन सब पे तो बात होती है। यहाँ पे बात प्राइम मिनिस्टर साहब की और मौजूदा हुकूमत की हो रही है। सबसे बड़ा मसला क्या आप यही समझते हैं कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन मीडिया ही है काफ़ी दिन से, क्योंकि आप लोग ठीक रिपोर्टिंग नहीं कर रहे तो मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है, इसलिए न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से जा रही है और मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। तो क्या यही सबसे बड़ा मसला है इस वक्त मुल्क का? और दूसरा, मुबशिर साहब ये भी बताएगा कि आप उन 70% में आते हैं या बाकी के सद में आते हैं? देखिए, अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं ये बात तसव्वुर करके बैठा हुआ हूँ कि शायद मैं उन 70% में आता हूँ। मगर देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा, और ये कुछ नया नहीं है, हर हुक्मरान का तर्ज़े जो बयान है वो यही होता है मीडिया के बारे में जब वो अपनी पॉलिसीज़ में नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। मुझे बताइए कि देखिए, इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा इशू क्या है? वो है महंगाई है, इतनी बढ़ रही है, लोग चीख रहे हैं, और मसाइल हैं जिनकी तरफ मीडिया उनको जो है उजागर कर रहा है। अब मीडिया क्या कहे कि नहीं खान साहब की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, लोग सब्र करें। अब आप बाहर जो बेचारा जिसकी इन्फ्लेशन जो है, आपको पता है कि गुज़िस्ता चंद हफ्तों से जो इन्फ्लेशन है वो स्काई रॉकेटिंग है, वो अब 15% पर आ रही है। तो आप क्या मीडिया तो लोगों की आवाज़ का अक्कास होता है ना, किसी हुक्मरान की आवाज़ का अक्कास नहीं होता। तो ज़ाहिर है जो लोग अगर मुतमईन नहीं हैं, वो चीख रहे हैं, वो पिस रहे हैं, तो मीडिया वही करेगा। अब किसी भी हुक्मरान को ये चीज़ पसंद नहीं आती, वो ज़ाहिर है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। और हर हुकूमत ने अपने सॉरी टू से
पालतू जो है सहाफ़ी वो रखे हुए होते हैं, वो हर दौर में होता है। पिछली हुकूमत में भी था, उससे पिछली हुकूमत में भी था, जो हुकूमत का नुक्ता नज़र जो है वो बयान करते रहते हैं। अब यूट्यूबर्स भी आ गए हैं जो वो काम बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम दे रहे हैं। मसला ये है कि देखिए मीडिया का काम क्या है कि वो हुकूमत पर नज़र रखे कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो जहाँ कवानीन की पामाली हो रही है उसको उजागर करें। तो ये मीडिया का काम है। अब वज़ीर आज़म 70% कहें या 90% कहें या 100% कह लें, तो मीडिया जो है वो अपने काम से तो पहलू तही नहीं करेगा। मैं आमिर की बात से बहुत एग्री करता हूँ कि मीडिया में भी ख़राबी हैं। मुर्तज़ा साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया, आपने भी कहा बिल्कुल हैं ख़राबियाँ, लेकिन इस ख़राबी को बुनियाद बना करके आप जो जायज़ क्रिटिसिज्म है उसको भी उसमें पैराए में लपेट नहीं सकते कि जनाब नहीं 70% मीडिया जो है वो हमारे ख़िलाफ़ है। जो है आप बताएं, आप किसी को ब्लैंकेट करके नहीं कर सकते। जब कोई शो करता है तो जाहिर है उसके पास कुछ कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके तहत वो एविडेंस होता है उनके पास उन चीज़ों का कि जनाब ये हो रहा है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि हर हुक्मरान को ये क्यों हो जाता है कि अपनी हुकूमत में कि वो चाहता है कि बिल्कुल एक कंप्लाइंट मीडिया हो जो वही करे जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। इसके लिए माफ़ कीजिएगा, वज़ीर आज़म ने अपने PR के लिए बहुत से स्पोक्स पर्सन रखे हुए हैं, हर मिनिस्ट्री का अपना स्पोक्स पर्सन है। तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो भी इमरान खान साहब की तारीफ़ कर रहे होते हैं, वो अपनी मिनिस्ट्री में क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। मसलन आज़म स्वाति साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के तो जला देना चाहते हैं, मगर जो पटरी है जिस पे हादसात हो रहे हैं घोटकी से लेकर हैदराबाद तक, उसको ठीक करने में उनका कोई वो नहीं होगा। आज ख़बर भी छपी है कि जब शेख रशीद साहब से 2 साल से हमने जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है रेलवेज़ की, उसकी फ़ीस ही नहीं भरी। तो ये ऐसी ब्रेक की तरफ जाना जी ऐसी यकीनन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं आपसे माजरत के साथ सवाल पूछने का मकसद भी यही था कि जब हम यहाँ पे शो कर रहे हैं बैठ के तो हमारी नज़र में फ़ौरन महाज के ऊपर मसले हैं, बहुत बड़े मसाइल का सामना है हमें मईशत के हवाले से और दीगर, तो उस सब में प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटी और दीगर वज़रा की भी आए रोज़ मीडिया को कैसे काम करना चाहिए ये होती है, तो इस पर काफ़ी हैरत होती है। वापस आएंगे तो बात करेंगे EVMs के हवाले से और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस वज़रा को जारी किए गए थे, इसका ज़ैदी साहब अभी जिक्र कर रहे थे। बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बात हो रही है मुल्क के जो सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से और हमारे साथ हमारा तज्ज़ियाकारों का पैनल मौजूद है। मुर्तज़ा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि EVM का जो मामला है, इस्लाहात का जो इंतखाबी इस्लाहात का, वो हुकूमत के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम है। अब ये अहम बात है इसके अंदर कि शिबली फराज साहब ने यहाँ तक कह दिया कि या तो इलेक्शन कमीशन मशीन खुद बना ले, बाहर से मंगवा ले। इसी पर सबसे बड़ा एतराज़ था अपोजिशन को। तो क्या वजह है कि अपोजिशन ने किसी हद तक भी टिल्ट नहीं दिखाया? आप समझते हैं इसके ऊपर अपोजिशन किसी हद तक राज़ी होगी अब बैठने के लिए, EVM के ऊपर बातचीत करने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में अपोजिशन बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी। और जिस शिद्दत के साथ हुकूमत का मशीनों के इस्तेमाल पर इसरार बढ़ रहा है, उसी तरह से उसी शिद्दत से अपोजिशन भी उसकी मुखालफत करेगी। इससे ये बात खुल के सामने आती है कि मशीनों के ज़रिए ये वो काम करना चाहते हैं जो डस्का में धुंध के ज़रिए किया गया, या 2018 के जो मुतनाज़ा इंतखाबात हैं जिसके ऊपर यूरोपियन यूनियन की भी एक तफसीली रिपोर्ट है और मुल्क की अक्सर जमातों ने जो अपोजिशन की है उन्होंने तस्लीम नहीं किया। तो जो एतराज़ है वो इलेक्शन कमीशन का भी है, अपोजिशन का भी है, और वो ये कहते हैं कि जो भी इस्लाहात हैं उसका एक तरीक़ाकार है। जिस तरीके से इलेक्शन एक्ट 2017 मंजूर हुआ, उसके लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई थी जिसमें अपोजिशन की अक्सरियत थी और इत्तेफाक राय के साथ हुआ। तो जब ये मामला मुतनाज़ा हुआ और शुकूक व शुबहात ज़्यादा हैं और जिस तरीके से पार्लिमान को पिछले 3 साल में इमरान खान और उनकी जमात ने चलाया है, वो इस बात का सबूत है कि वो किसी तौर पे भी अपोजिशन के साथ मिलकर चलना नहीं चाहते। तो फिर ये सिर्फ मशीनों के इस्तेमाल के लिए ये अपने आप को क्यों पेश करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हो पाएगी।
जी आमिर साहब, जब यहाँ तक बात कह दी गई कि मशीनें भी हम नहीं बना के देते, बाहर से बेशक मंगवा ली जाएं, ये सारी सिचुएशन के अंदर आपको क्या नज़र आता है? क्या हुकूमत ज़्यादा जिद कर रही है या ऑपोजिशन जो है वो अनरीजनेबल हो रही है और वो भी हुकूमत की बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है? पहले तो एक असूली बात तय कर लें कि 21वीं सदी में जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन उसका उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो बड़ा तेज़ी से फैल रहा है हर शोबे में, टिप से लेकर आप फ़ज़ाई मामलात देख लें, हर चीज़ में, हत्ता कि काउंटिंग में, हर चीज़ में। तो फिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो है एक तबका जो है इस चीज़ की मुज़ाहमत कर रहा है कि जी टेक्नोलॉजी 21वीं सदी से के अंदर हम कहते हैं ना, हम कदम होकर ना चलें। ये हमारे लिए एक सवाल होना चाहिए। तो असूली तौर पे मैं समझता हूँ, मेरा तो बहुत यकीन है इस चीज़ों के ऊपर कि जी हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। और क्योंकि धांधली हमेशा यही होती थी कि जी बक्से भरे जाते थे और वो कहते हैं ना जाली बैलेट बॉक्स छापे जाते थे, बैलेट छापे जाते थे। तो अगर टेक्नोलॉजी लाई जाएगी तो उससे शफाफियत आएगी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि इसमें ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ सियासी पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि ज़ाहिर है कि हुकूमत जब जिद पर आ गई है तो एक जो मनफियत आई हुई है हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर, तो वो असूलों पे इस वक्त बात नहीं हो रही। बात ये हो रही कि हुकूमत कुछ भी करे, उसकी चाहे वो सही करे चाहे वो गलत करे, उसकी मुखालफत होगी हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से। तो ये हमारी जो एक जमहूरी निज़ाम की जो एक फ्लॉ है हमारी इस पार्लिमानी जमहूरियत का, उसको जो है वो उसकी कासी करता है कि जनाब हमारे यहाँ इस किस्म के। और ये सिर्फ आज के दौर में नहीं हो रहा। आप याद करें जब एक ज़माने में पीपल्स पार्टी और नून लीग की राइवलरी हुआ करती थी तो इसी तरह की तलखियाँ हुआ करती थी। हमें याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा क्या तकरीर करके गई थी आखिरी जो पार्लियामेंट में जब वो आखिरी बार आई थी, तो वो हम सबके मतलब हमने देखा हुआ है, मुबशिर ने भी देखा होगा। तो हम इस चीज़ के गवाह हैं। तो ये कोई नई बात नहीं हो रही हमारी सियासत में कि क्योंकि इमरान खान है और शहबाज शरीफ है तो इन दो की वजह से ऐसा हो रहा है। ये इस पार्लियामानी निज़ाम का एक मेरे ख्याल में फ्लॉ है कि जहाँ पे इलेक्टेबल्स की सियासत है, हर पोलिटिकल पार्टी का वही तबकाती किरदार है, उसी में वही बड़े लोग हैं, जागीरदार आए हुए हैं, सरमाएदार आए हुए हैं, धन दौलत वाले लोग हैं, तो वो उस हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि असूली तौर पर कम से कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर होगा तो ये जो एक होता है ना कि जी बैलेट बॉक्स छीन लिए हमने और हमने पूरा बैलेट बॉक्स उठा के गायब हो गए, इन चीज़ों को डिस्करेज करेंगे। अब किस तरह से ये इम्पासे जो है ये तोड़ा जाएगा, मैं नहीं समझता कि इन हालात में हुकूमत इस मामले में कामयाब होगी कंसेंसस बिल्डिंग के। तो यकीनन अगर हुकूमत के पास मेजॉरिटी और पार्लियामेंट के अंदर जाकर वो इस चीज़ को बुलडोज कर देती है तो ये भी एक जमहूरियत का रुख है। बेशक इंक्लूसिव नहीं है ये, लेकिन ये भी मतलब मेजॉरिटी रूल भी होता है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ आकर इस पे अंगूठा लगा देगी तो मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं अफसर साहिबा। जी मुबशिर साहब, ये समझ नहीं आ रही है बात यकीनन कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, उसमें इतने सारे ऑप्शंस हुकूमत दे रही है तो किसी भी बात के ऊपर राजी नहीं हो रही है। ऑपोजिशन रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट किए जा रहे ईवीएम को मुशावरत के ऊपर एतराज़ कर सकते थे कि हमें एतमाद में नहीं लिया, हमारे साथ बैठें बात करें। तो क्या एतराज़ आपकी नज़र में और आपके अपने पर्सनल ख्याल में क्या ईवीएम इतना ही बड़ी ख़तरे की घंटी है जितनी ऑपोजिशन उसको पेश कर रही है? मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। ईवीएम देखें इंडिया में हमारे पड़ोस में इस्तेमाल हो रहे हैं और गुज़िश्ता चंद इलेक्शंस हुए हैं ईवीएम्स के थ्रू। मोर और लेस हमारा और उनका एक ही तरह का एटमॉस्फेयर है, पॉलिटिकल राइवलरीज़ हैं और पोलराइजेशन भी है। मगर यहाँ पर हुकूमत ने जो रास्ता लिया है वो कन्फ्रंटेशन का ले लिया है। मसलन आप एक वक्त इस वक्त अगर हिज़्ब इख्तिलाफ को साइड पर भी रख दें तो उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन के साथ जो सींग फंसाए हैं, मेरे ख्याल में वहाँ से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई हैं। ईवीएम्स यहाँ तक बात की गई वज़रा कि जनाब यही मशीन होगी और हम कानून ले आएंगे और जो आइनी इदारा है बेशक इलेक्शन कमीशन उसको मजबूरन वही करना पड़ेगा जो हम लॉ लेकर के आएंगे। तो इस तरह चीज़ें नहीं चलती। देखें इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन ने ही कराने हैं और वो एम्पावर्ड है, उसके ख़ुद मुख्तार है। तो और ख़ुद आप लेकर के आए हैं उन इलेक्शन कमिश्नर साहब को और बड़े तुम तराख के साथ लेकर के आए कि ये बहुत ऑनेस्ट और अपराइट पर्सन है। तो ये सारी चीज़ें आज शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि वो वाली मशीन नहीं तो आप कोई और मशीन ले आएँ, तो ये बातें पहले करने की थी। आपको देखिए इसमें हुकूमत जो है लीड नहीं ले सकती। इसमें हुकूमत को चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ बैठती और उनको कहती कि आप लीड लें और उनको फैसिलिटेट करती। यहाँ पे आपने इलेक्शन कमीशन के साथ सींग फंसा लिए। अपोजिशन जाहिर है वो ऑलरेडी आरटीएस की डसी हुई है, वो ये समझती है कि ये जो है मशीन्स इसमें भी गड़बड़ हो सकती है। वी डोंट नो येट
क्योंकि जो भी होगा वो ज़ाहिर है जब मशीन का इस्तेमाल होगा तब पता लगेगा कि ऐसा हो सकता है कि या नहीं। मगर जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अब गुस्सा दिला दिया है या उसको बिल्कुल अपने खिलाफ मेनली आपकी नज़र में ये वजह ये है आपके ख्याल में कि जो हुकूमत ने बनाया कि हम तो ये करके रहेंगे, ये वजह है कि इसके ऊपर कुछ कंसेंसस हो नहीं पा रहा है। एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, जब वापस आएंगे तो एक इस बात का भी जिक्र करना बड़ा अहम है कि जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे वफाकी वज़रा की तरफ से, उस पर नोटिस उनको जारी हुए और उसके लिए 6 हफ्तों का वक्त वज़रा की तरफ से अब मांग दिया गया। ये और दीगर मामला डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगी मैं टाइम ज़ाया किए बगैर। जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से निशाना बनाया गया हमने देखा वज़रा की तरफ से, फिर उनको नोटिस जारी हुआ, अब उसके लिए 6 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। खबरें हैं डस्का इलेक्शन के हवाले से जो 2 कमीशंस बने थे उनकी रिपोर्ट्स के हवाले से, फिर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हुकूमत के खदशात सामने, ये चीज़ें इनके ऊपर बात की जा रही है बड़े वाज़े तौर पे। तो क्या यही वजह है कि ये नतीजा महाज आराई की तरफ इसका निकला है, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इस हद तक पहुँचा कि इलेक्शन कमिश्नर को सियासी आलाकार तक करार दे दिया गया? देखें जी, जो पिछले 3 साल में इस हुकूमत का जो वतीरा है वो तो ये है कि हर वो चीज़ जो हिलती जुलती नज़र आती हो उसको वो अपना दुश्मन समझते हैं। तो इस वजह से आप देखें कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो खुद लाए थे, अब उसके बारे में जो फरमा रहे हैं, तो ये अपोजिशन के साथ जो उनका रवैया है, मतलब आप देखें कि कौन सी जमात के किस लीडर को उन्होंने नैब के ज़रिए जो है वो अंदर नहीं करवाया, नैब को किस तरीके से इस्तेमाल किया है, उसके बारे में 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पढ़ लीजिए। तो बात यह है कि ये वो रवैया है जो इन्होंने अपोजिशन के साथ, मीडिया के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ अब ये अपनाया है। तो ये ऐन मुमकिन है कि इनको खदशा हो कि फैसल वावडा हो गया या डस्का केस है या फॉरेन फंडिंग है, उसमें कहीं हमारे खिलाफ ना आ जाए। तो ये जो 6 हफ्ते मांग रहे हैं वो भी एक ताखीरी हरबा है और इनकी शायद कोशिश ये है कि हम कोई तरकीब नंबर 13 करके कानून बदल देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन बात ये है कि अगर ये अपोजिशन के साथ इनका दुरुस्त रवैया होता तो ये बात नहीं है कि मुल्क में सारी तबाही हो गई है। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में, पिछली हुकूमत में तकरीबन पूरा आइन उन्होंने बदल डाला 18वीं तरमीम के नाम पर, और उनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। फिर जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसमें जो अपोजिशन है उसकी अक्सरियत थी। 2.5 साल लगा के उन्होंने इत्तेफाक राय के साथ इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया। तो इनका रवैया ये है कि कानून में लिखा है कि नैब चेयरमैन के लिए उनको कंसल्टेशन करनी होगी, लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए उनके वजीर करें कि हमने नहीं करनी। तो इस रवैये के साथ ये मुल्क चलाने वाला रवैया नहीं है, ये कोई एक पार्टी आमरीत बनाने वाला वो इनके ख्यालात हैं। कभी वो मोहम्मद बिन सलमान से मुतासर होते हैं, कभी शी जिनपिंग से मुतासर होते हैं, कभी व्लादिमीर पुतिन से होते हैं, कभी ट्रंप से होते हैं, कभी मोदी से होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन मुर्तज़ा साहब, आजकल ट्रंप साहब और बोरिस जॉनसन साहब भी तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट क्यों नहीं करते इसे? जी, बोरिस जॉनसन के बारे में जो वहाँ बरतानवी जो मीडिया है और जो क्रिटिक्स हैं उनका रवैया देख लें, और ट्रंप साहब जो है सर उनके यहाँ भी 70% खिलाफ है ना बोरिस जॉनसन साहब के। मैं आपकी बात लेके जाती हूँ आगे आमिर साहब की तरफ। आमिर साहब, एक और मामला भी है दरपेश हुकूमत को, क्योंकि सुलंगी साहब ने भी बात की, आपने मुबशिर साहब ने भी बात की इससे पहले हुकूमत के रवैये के हवाले से कि ऐसा नहीं है कि जिसमें अपोजिशन के साथ मुशावरत की जाए। अब चेयरमैन नैब का मामला है, इसका ऊँट किस करवट बैठेगा अगर मुशावरत नहीं की जाएगी? वही हालात होंगे जो इंतखाबी इस्लाहात पे हो रहे हैं? डायकोटमी है हमारे निज़ाम में। डायकोटमी ये कि अगर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उसके ऊपर करप्शन के बदनवानी के इल्जामात हैं, ठीक है ना, तो दुनिया में कहीं नहीं होता कि जब उसके डायरेक्टली स्टेक है कि उसी शख्स से मुशावरत की जाए कि जनाब आप कोई ऐसा कंसेंसस कैंडिडेट
लेकर मैं नहीं समझता कि हुकूमत एक, मेरे ख्याल में ये अगर हम आपको जी अब सुन पा रहे हैं हम, जी कहिए, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी मैं ये कह रहा था, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि इशू ये है कि अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे बदउनवानी के इल्जामात हों और फिर उसी से आप कहें कि जिनकी आपको मशावरत करनी है, तो एक बहुत बड़ा एक कंट्रडिक्शन आ जाता है। तो मेरे ख्याल में ये वो जो बात मैं कहते कि इनहेरेंट फ्लॉ है हमारे सिस्टम में बहुत सारे, उसी तरह का मसला है। 18वीं तरमीम अगर देखें पास होती है और तो उसमें कुछ लो और कुछ दो हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर। उसके नतीजे में हमारी रियासत में इस किस्म की, अब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आइन नहीं रहा, उस आइन का वो आइन खत्म हो गया, अब ये जरदारी साहब का आइन है। उसमें ऐसे मसाइल पैदा हो गए कि जिससे फेडरेशन नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मतलब है कि बहुत ज्यादा मसाइल आ चुके हैं। वो खैर एक अलग प्रोग्राम का मुतकाजी है। तो ऐसा नहीं हुआ कि जी हुन बरस अगर नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक राय कर लिया कुछ चीजों पे अपने अपने बदात को बचाने के लिए, तो उसका मतलब है कि जी कोई मतलब है हमारे लिए कोई बहुत फायदा हुआ अवाम को और जमहूर को फायदा हुआ, ऐसा नहीं हुआ था। तो ये भी हमें इशू रखना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये जो अब एक तकसीम आपको नजर आती है, मेरे ख्याल में ये हमारे यहाँ इशू ये है कि अभी तक कोई जीत नहीं पा रहा। हमारे यहाँ गोट जो है फंस गई है, इत्तेसाब की गाड़ी हुकूमत। ये अब आपकी आवाज बहुत सही नहीं आ रही थी, आमिर साहब मेरे ब्रेक की तरफ जाना है। आपने जो बात की है मैं वापस चाहूंगी इसमें तफसीली, जो बाकी हमारे पास टाइम हो, साहब और जैदी साहब भी बात करेंगे। अगर हम आपको ठीक से समझ पाए हैं तो आप ये कहते हैं कि बदउनवानी के अगर इल्ज़ामात हैं लीडर ऑफ अपोजिशन किसी पे, तो फिर उनके साथ मामलात करना और बातचीत करना तकसीम इसी वजह से है। इसी पे आप आइन का हवाला भी दे रहे हैं, तो इसी पे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुबशिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ब्रेक से पहले आमिर साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो तकसीम की हम बात कर रहे हैं और हुकूमत के रवैये कि क्यों एक पेज पे आके बातचीत नहीं हो सकती है या बहस नहीं हो सकती अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। वो कहते हैं कि अगर बदउनवानी के अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ामात होंगे तो फिर उसके सूरत हाल में तो तकसीम रहेगी, बातचीत नहीं हो सकती। आमिर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं सही से कोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस हिसाब से अगर हम देखें मुबशिर साहब, तो फिर तो एक दफ़ा अदालती रिमार्क्स सामने आए थे कि सिराजुल हक साहब ही जो हैं वो रह जाएंगे एक सादिक और अमीन। तो फिर किससे बातचीत होगी, सियासी प्रोसेस कैसे आगे चलेगा? सब पे इल्ज़ामात तो रहते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा आमिर साहब की बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ मैं ये करूँगा कि अगर वो ये समझते हैं कि भाई हुकूमत ये समझती है कि बदउनवान हैं अपोजिशन लीडर, तो लॉ में तब्दीली ले आएँ। जब तक लॉ में तब्दीली नहीं आएगी तो प्रोसेस तो वही रहेगा, और अगर आप प्रोसेस की खिलाफ वर्जी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ा देगी, फिर आप ज़ाहिर है एक और इदारे के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे। तो बात यही है कि ना हुकूमत मिल के बैठना चाहती है, अपोजिशन जो है वो भी ताउन के लिए तैयार नहीं है, तो एक डेडलॉक ज़रूर है। जहाँ तक नैब चेयरमैन की बात है, मुझे नहीं लगता कि उनको तौसीई मिलेगी और कोई नए साहब आएंगे, मगर नैब का अपना जिस तरह से नैब ने को एक सियासी इंतकाम के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है जब से ये बना है, तो मेरे ख़्याल में नैब बहैसियत इदारा कभी भी एफिशिएंट नहीं होगा और हर हुकूमत इस्तेमाल करेगी इसको अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करने के लिए। मुझे बता दें नैब ने कौन सा ऐसा फ़ैसला अपने हक़ में करवा लिया इन तमाम जो केसेस बने हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। बात यह है कि केसेस बनाते हैं वो लोग कहीं और जा कर के उसको सेटल कर लेते हैं और नैब बीच में रह जाती है। फिर जब किसी को खामोश करना होता है तो नैब हरकत में आ जाती है, उसके ख़िलाफ़ केस बना लेती है। इसका एक कतई ये मतलब नहीं है कि बदउनवानी नहीं हो रही, बदउनवानी बहुत ज़्यादा हुई है माजी में भी और शायद आजकल भी हो रही है, मगर नैब का जो तरीक़ाकार है, नैब का रुख सिर्फ सियासी मुखालफिन की तरफ होता है और हर हुकूमत ये चाहती है कि इसका रुख जो है सियासी मुखालफिन की तरफ ही रहे। तो ये इदारा बहैसियत इदारा जो है ये प्रोग्राम ही इस तरह किया गया है जिसके बायस आप देखते हैं ना BRT हो गई या उसके अलावा जो है बाकी जो केसेस हैं जिनके बारे में हुकूमत कहती है तो नैब का जवाब आता है कि जी ये हम बाद में देखेंगे। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें नैब को लेटर्स लिखे गए हैं कि जनाब ये मंसूबा है, आप पहले से वेट कर लें इसको, बजाय इसके कि इसमें कोई ख़राबी हो पूरे प्रोसेस के दौरान। तो नैब इंसाफ इसी बात के ऊपर
मुर्तज़ा साहब का भी कमेंट, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुर्तज़ा साहब, ये जो आमिर साहब ने बात की इसी के ऊपर आपका कमेंट कि अगर बदउनवानी का इल्ज़ाम है किसी सियासी रहनुमाओं के ऊपर, और ये जो हुकूमत है PTI की, ये इस ऐलान के साथ आई, इस बयानिए के साथ कि हम करप्ट सियासतदानों के खिलाफ हैं, तो फिर उनके लिए भी मुश्किल तो होता होगा ना हुकूमत के लिए उनके साथ बैठना? जी बिल्कुल। PTI के तमाम जो हुकूमतों में जो वज़रा हैं, इमरान खान समेत, ये सारे फरिश्ते हैं, इन्होंने कोई गलती नहीं की। ये सारे जो स्कैंडल आए हैं, चाहे वो BRT का हो, चाहे तेल का हो, चाहे LNG का हो, चाहे चीनी का हो, आटे का हो, ये जितने भी दवाइयों का हो, ये सारे जो है वो किसी खिलाई मखलूक के स्कैंडल्स हैं। तो ये जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर खुद हैं। इमरान खान फैसला करेंगे कि उनको जो मुल्जिम नज़र आए उसके साथ बात नहीं करेंगे। मुल्क का आइन और कानून जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है। वाकई वो ऐसे इनकलाबी कुछ लोगों को पसंद आते हैं, तो उसका बस क्या किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मुबशिर जैदी साहब और आमिर ज़िया साहब। यकीनन ये ऐसे मामलात हैं कि जिनके ऊपर ख़ासकर जो आमिर साहब का पॉइंट था, इसके ऊपर यकीनन एक लंबी तवील बहस हो सकती है, और हम आप लोगों को दावत भी देते रहेंगे इस हवाले से। और इसके ऊपर हम यकीनन जिस बात की आपने निशानदेही की है ओवरऑल आइन का हवाला देकर, ये यकीनन बहस तलब मामला है। आप तीनों का, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।